हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम एट द हेड कैपिटल गेन का क्विक रिवीजन। तो आपको पता ही होगा कैपिटल गेन अराइजेस ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। तो सबसे मेन पॉइंट है कैपिटल एसेट ट्रांसफर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो मीनिंग आपको सीखना है, एक ट्रांसफर का है और दूसरा किसका मीनिंग सीखना है आपको, कैपिटल एसेट। तो सबसे पहला हम लोग मीनिंग सीखते हैं कैपिटल एसेट का। ट्रांसफर का मतलब फॉर द टाइम बिंग सेल समझ लेंगे। कैपिटल एसेट्स मीन्स ऑल एसेट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सारे एसेट्स कैपिटल एसेट्स है। बिंदास कुछ भी कोई भी प्रॉपर्टी बेचा आप सोच लेना कैपिटल एसेट है। कैपिटल गेन अराइज होगा एक्सक्लूडिंग, बच के रहना, रे बाबा ये चार एसेट से बच के रहना, नो कैपिटल एसेट, ये चार कैपिटल एसेट नहीं है। तो कैपिटल एसेट क्या है ये याद नहीं रखना है आपको, कैपिटल एसेट क्या नहीं है वो याद रखना है। फर्स्ट इज स्टॉक इन ट्रेड, आपके बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड, इससे तो पीजीबीपी होता है इसलिए ये कैपिटल एसेट्स के डेफिनेशन पे नहीं है। और पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी, पर्सनल मूवेबल एसेट्स, आपके घर द्वार का सामान पर्सनल मूवेबल एसेट्स, बट सोना चांदी हीरा मोती तो पर्सनल है, मूवेबल है फिर भी कैपिटल एसेट्स है मिलेगा। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, तो रूरल नॉन एग्रीकल्चर लैंड, रूरल नॉन एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट है और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड भी कैपिटल एसेट है, नॉन एग्रीकल्चरल भी, तो ओनली रूरल छोड़ देंगे। एंड बॉन्ड्स इशूड गोल्ड डिपॉजिट्स बॉन्ड या डिपॉजिट सर्टिफिकेट गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड या गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ये नॉर्मली मिलेगा नहीं आपको। तो तीन ही आइटम को ध्यान रखना है आपको, दुनिया के संसार के सारे एसेट्स कैपिटल एसेट्स है अदर देन स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल मूवेबल एसेट्स, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। लेकिन गवर्नमेंट ने खेला कर दिया, पर्सनल एसेट तो छोड़ दिया बट यहाँ पे ज्वेलरी, आर्किटेक्चर कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट ये कैपिटल एसेट है। ये ज्वेलरी आपके पर्सनल है, मूवेबल है बट कैपिटल एसेट है। आपने अपना पर्सनल कार बेचा, कंप्यूटर बेचा, फर्नीचर बेचा, बाइक बेचा, स्कूटर बेचा, तो फिर नो कैपिटल एसेट्स कहीं भी टैक्सेबल नहीं है। लेकिन आपने अपना ज्वेलरी बेच दिया तो फिर वो कैपिटल एसेट होगा, ठीक है ध्यान रखेंगे। एक छोटा सा पॉइंट, यूलिप यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, यूलिप इशूड ऑनर आफ्टर 1 Feb 21 के बाद और जिसका प्रीमियम एक्सीड्स 2,50,000, एक्सीड्स 2,50,000, तो फिर वो भी कैपिटल एसेट है, वो भी क्या बन जाएगा कैपिटल एसेट्स। तो ध्यान रखना यूलिप टू विच एग्जेम्पशन अंडर 10(10)(d) डज नॉट अप्लाई, दैट इज एनुअल प्रीमियम डज नॉट एक्सीड 2,50,000। तो आप सिंपल लिख देना यूलिप जिसका एनुअल प्रीमियम 2,50,000 से ज़्यादा है वो भी कैपिटल एसेट्स है। यूलिप जिसका एनुअल प्रीमियम मोर देन 2,50,000 वो भी कैपिटल एसेट्स है। ये थोड़ा नया आइटम है आपको ध्यान रखना है। यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी यूलिप या यूलिप प्लान, एनुअल प्रीमियम 2,50,000 से ज़्यादा रहेगा तो कैपिटल एसेट है। आप एक पॉलिसी लो या एक से ज़्यादा पॉलिसी लो, दोनों का एग्रीगेट, तो ये एक नया पॉइंट है कैपिटल एसेट्स के डेफिनेशन पे। अभी अभी आपको कहा गया था रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट बट अर्बन एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर सब कुछ कैपिटल एसेट है। तो यहाँ पे एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड क्या है जिसे कैपिटल एसेट्स कहेंगे वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होगा वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो ही नहीं सकता, एंड अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इज अ कैपिटल एसेट। सो बेटा आपका कोई भी एग्रीकल्चर लैंड और कोई म्यूनसिपैलिटी, टाउन कमिटी वगैरह नोटिफाइड एरिया में है और उसका पॉपुलेशन 10,000 और मोर, आपका एग्रीकल्चर लैंड कोई म्यूनसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, टाउन कमिटी के एरिया के अंदर है और जिसका पॉपुलेशन 10,000 या ज़्यादा है, 10,000 या ज़्यादा, तो फिर वो वाला ज़मीन क्या बन जाएगा बेटा अर्बन, क्या बन जाएगा अर्बन। ये टाउन कमिटी है और जिसका पॉपुलेशन 10,000 और मोर है, तो इस सर्कल के अंदर कोई ज़मीन रहेगा तो वो क्या बन जाएगा अर्बन। और इसके बाहर
इसके बाहर 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर का बाहर, म्यूनसिपैलिटी एरिया के बाहर 8 किलोमीटर तक का भी जमीन को अर्बन माना जाता है डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में घुमा के दे सकता है। तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इज अ कैपिटल एसेट। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड 4 है। एक म्यूनसिपैलिटी एरिया के अंदर आ गया, उस म्यूनसिपैलिटी एरिया का पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज़्यादा। अब दूसरा म्यूनसिपैलिटी एरिया के बाहर आ गया, अप टू 2 किलोमीटर तक का जमीन, म्यूनसिपैलिटी एरिया के 2 किलोमीटर तक का जमीन भी इतना फोर्स डाल दिया तुमने पेन पे। चल पढ़ते म्यूनसिपैलिटी एरिया के बाहर का जमीन भी 2 किलोमीटर का भी लैंड अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होगा अगर वो म्यूनसिपैलिटी एरिया का पॉपुलेशन मोर देन 10,000, पॉपुलेशन मोर देन 10,000 एज पर लास्ट सेंसस, एज पर लास्ट सेंसस पॉपुलेशन मोर देन 10,000। तो म्यूनसिपैलिटी एरिया के 2 किलोमीटर के बाद का जमीन भी अर्बन। अगर उस म्यूनसिपैलिटी एरिया का पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख हो गया तब तो 6 किलोमीटर तक का भी जमीन क्या बन जाएगा, अर्बन। और पॉपुलेशन 10 लाख को क्रॉस कर दिया तो अप टू 8 किलोमीटर, यानी म्यूनसिपैलिटी एरिया से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 किलोमीटर तक का जमीन भी अर्बन। आप लोग इसको जरूर से ध्यान पे रखेंगे पढ़ते समय। आप लोग इस पे क्वेश्चंस किए होंगे अपने रेगुलर क्लास में, उनको जरूर से प्रैक्टिस करना है। एमसीक्यूज पे भी आपको मिलेगा। एक बार जाते जाते बोल दीजिए अर्बन एग्रीकल्चर लैंड 4 क्या क्या होता है। एक तो सर म्यूनसिपैलिटी एरिया के अंदर जमीन है जिसका पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज़्यादा, वो तो है ही। अगर 10,000 से कम है तो फिर म्यूनसिपैलिटी एरिया के अंदर वाला लैंड भी अर्बन नहीं होगा, रूरल में आ गया। अब म्यूनसिपैलिटी एरिया के बाहर है, अप टू 2 किलोमीटर तक का भी अर्बन हो जाएगा, लेकिन पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है तो 6 किलोमीटर और 10 लाख से ज़्यादा है तो 8 किलोमीटर। ये जरूर से देखना बेटा। हम लोग जब कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं तो कैपिटल गेन आपको पता ही है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ एसेट्स आपने ट्रांसफर किया है तो हम लोग के पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी होगा, डिपेंडिंग ऑन पोहा, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स। पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स के बेसिस पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिसाइड किया जाता है। बट 2 बात ध्यान रखना, डेप्रिसिएबल एसेट्स, डेप्रिसिएबल एसेट्स को आप बेचेंगे तो इसका पोहा कुछ भी हो वो हमेशा क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और मार्केट लिंक डिवेंचर एक नया पढ़े थे ना, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, इसके लिए भी कह दिया गया ये ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आने वाला है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं मार्क कर दूंगा। इसलिए हमें जानना पड़ता है कि पोहा कैसे, कौन सा पोहा पे शॉर्ट टर्म होगा, कितने पोहा पे लॉन्ग टर्म होगा। तो बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के लिए देख लीजिए, लिस्टेड सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिवेंचर्स, लिस्टेड या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, जीरो कूपन बॉन्ड, ये 4 आइटम। फर्स्ट क्या था बेटा, लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूटीआई, जीरो कूपन बॉन्ड। इनके लिए अप टू 12 मंथ्स, अप टू 12 मंथ्स होगा तो शॉर्ट टर्म, मोर देन 12 मंथ्स होगा तो लॉन्ग टर्म। क्या था बेटा, ये हमेशा याद रखना है। इस पे इस बार आरटीपी एमटीपी में क्वेश्चन भी है, लिस्टेड शेयर्स, डिवेंचर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूटीआई, जीरो कूपन बॉन्ड, अप टू 12 मंथ शॉर्ट टर्म, 12 मंथ से ज़्यादा लॉन्ग टर्म, 12 महीना तक भी शॉर्ट टर्म, 12 महीना से ज़्यादा लॉन्ग टर्म। बट अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड बिल्डिंग के लिए 24 मंथ्स, 2 इयर्स तक रखेंगे तो शॉर्ट टर्म, 2 इयर्स से ज़्यादा रखेंगे तो लॉन्ग टर्म। अनलिस्टेड शेयर्स, डिवेंचर्स नहीं, अनलिस्टेड शेयर्स लैंड बिल्डिंग पे 2 इयर्स तक शॉर्ट टर्म, 2 इयर्स से ज़्यादा लॉन्ग टर्म। बाकी के सारे एसेट्स के लिए 3 इयर्स का क्राइटेरिया है, लेकिन अनलिस्टेड डिवेंचर्स ध्यान रखना, अदर्स या अनलिस्टेड डिवेंचर, डिवेंचर अगर लिस्टेड है तो 12 महीना पे आ गया, अनलिस्टेड है तो
36 मंथ्स, और लेकिन शेयर्स लिस्टेड है तो 12 महीना पे, अनलिस्टेड है तो 24 मंथ्स। आपको कंफ्यूज कर सकता है पेपर सेटर। डन। तो इस तरह से अपन डिसाइड करेंगे कि शॉर्ट टर्म है ना लॉन्ग टर्म। एंड LTCA होगा तो LTCG और STCA होगा तो STCG, बट दो एसेट्स पे ऑलवेज STCG। क्या क्या? डेप्रिसिएबल एसेट्स और मार्केट लिंक डिवेंचर और यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, ये ऑलवेज क्या रहेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। इसको स्टार मार्क कर दीजिएगा, ये लास्ट आपके वो अमेंडमेंट था। ठीक है बेटा, डन। ओके, तो आपने ग्रुप में लिखा नहीं था कमिंग फॉर टेस्ट हम लोग तैयार, कमिंग फॉर क्लास हम लोग लिख देते, पेपर बना के रखते आप लोग के लिए, तो बनाए नहीं आपके लिए। ओके, सो शॉर्ट टर्म है ना लॉन्ग टर्म डिसाइड करेगा आपका पोहा फटाफट रिवाइज कर लीजिएगा। पोहा जाए डैश में, 3 एसेट्स हमेशा बनेगा STCG। क्या? डेप्रिसिएबल एसेट्स, मार्केट लिंक डिवेंचर, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। ये दो वाला पॉइंट को तो याद ही रखना बेटा, मार्केट लिंक डिवेंचर और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, ये ऑलवेज शॉर्ट टर्म, और बाकी का डेप्रिसिएबल। ठीक है, नॉर्मल क्या था बेटा? लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, UTI, जीरो कूपन बॉन्ड, 1 ईयर तक शॉर्ट टर्म, 1 ईयर से ज्यादा लॉन्ग टर्म। अनलिस्टेड शेयर्स लैंड बिल्डिंग पे 2 ईयर्स तक शॉर्ट टर्म, 2 ईयर से ज्यादा लॉन्ग टर्म। अदर एसेट्स एंड अनलिस्टेड डिवेंचर्स के लिए 3 ईयर्स तक शॉर्ट टर्म, 3 ईयर से ज्यादा लॉन्ग टर्म। तो ये डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? कौन सा डेट को माना जाएगा आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग खत्म हो गया? पोहा कैलकुलेट करते समय डेट ऑफ एक्विजिशन, आज अगर आपने खरीदा है तो आज से स्टार्ट होएगा और कंप्लीट हो जाएगा प्रीसीडिंग टू द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया उसके एक दिन पहले। कैसे कंप्यूट करते हैं STCG? बेटा फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन लेंगे, सेल प्राइस, कोई एक्सपेंसेस ब्रोकरेज लिया है माइनस कर देंगे, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस कर देंगे। पॉजिटिव आया है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नेगेटिव आया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म गेन कैलकुलेट करने के लिए भी सेम, फुल वैल्यू ऑफ सेल प्राइस कंसिडरेशन लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, और आपको तो पता ही यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। और फिर आपको पता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट डिवाइड बाई CI ऑफ ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट इंटू CI ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर। बस एक बात ध्यान रखना है, एनी इम्प्रूवमेंट बिफोर 1/4/2001 इज इग्नोर्ड। ये बात ध्यान रखेंगे, कोई भी इंप्रूवमेंट किया 1 अप्रैल 2001 के पहले तो भूल जाओ। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में 2-3 अच्छी बातें करनी है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बाई CI ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन इंटू CI ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, ये तो नॉर्मल है, सबके दिमाग में सेट होगा। सो CI ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन ना, ये 2001 एंड 2 से ही आपको इंडेक्सेशन मिलेगा। तो अगर आपने 2001-2 के पहले प्रॉपर्टी खरीदा है तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा 2001-2 से ही मिलेगा, डेट इज इसका इंडेक्स नंबर रहेगा 100। और CI ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर हमेशा पेपर में दिया रहेगा, बट याद कर सकते हो करंट ईयर का है 348 था ना आप लोग का। ओके, कॉस्ट ऑफ एसेट्स के बारे में, अगर 1/4/2001 के पहले किसी ने एसेट्स खरीदा है तो उसके पास एक ऑप्शन है, या तो ओरिजिनल कॉस्ट को कॉस्ट मान ले, या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर। अगर प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, तो उस केस में बेटा 3 बातें ध्यान रखना। कॉस्ट या तो पहले का कॉस्ट ले सकते हो, या FMV एज ऑन 1/4/2000 विच एवर इज हायर ले लेंगे। इंडेक्सेशन भी पहले का नहीं मिलेगा 2001-2, इंप्रूवमेंट भी पहले का नहीं मिलेगा 1-2 या उसके बाद का। तो रिप्लेस कर दीजिए वैल्यू 2001-2 के पहले। अब इस बार से इंडेक्सेशन खत्म, ये सब कुछ खत्म, ये सब डैश डैश खत्म, मार दिया गवर्नमेंट ने सबको। पहले तो आप लोग प्रॉपर्टी बेचते थे, इंडेक्सेशन करके कॉस्ट बढ़ा देते थे, इस बार से इंडेक्सेशन बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, तो गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स चाहिए, डैश होगा हम लोगों का, रेट थोड़ा कम कर दिया और इधर इंडेक्सेशन का बेनिफिट डैश कर दिया। छोड़ो वो सब बातें छोड़ो, अभी हम लोग पास करेंगे, फ्यूचर में देखेंगे
जब तक सीए बनेंगे तब तक न जाने कितने बार चेंजेस हो जाएगा, सबको पार करेंगे, चट्टान की तरह लड़ते रहेंगे। सुनो ना, 1 for 2001 के पहले प्रॉपर्टी खरीदा है ना, तो हम लोग कॉस्ट भी देख सकते हैं, या FMB एज ऑन 1 for 2001 जो हाइयर होगा वो ले लेंगे। लेकिन लैंड और बिल्डिंग का FMB लेते समय याद रखना, इट कैनॉट एक्सीड SDV। लैंड एंड बिल्डिंग का अभी सब मिलेगा आगे, लैंड और बिल्डिंग का लेते समय ध्यान रखना, इट कैनॉट एक्सीड SDV। SDV एज ऑन 1 for स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को पार नहीं कर सकता है। और एक आगे मिलेगा, लिखना नहीं है, 1 for 2001 के पहले इंटेंजिबल एसेट्स खरीदा है ना, तो उसका रूल ऑफ रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है, तो कॉस्ट को ही कॉस्ट मानेगा, FMB वाला ऑप्शन नहीं है, सब लिखा है यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो CI ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर नॉर्मली आपका प्रीवियस ईयर तो 23-24 है, तो 23-24 में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा, CG इस साल होगा, बट 4-5 ऐसा सिचुएशन मिलेगा ट्रांसफर किसी और साल, कैपिटल गेन किसी और साल, उसमें उलाला ना हुई हो। तो जैसे कंपल्सरी एक्विजिशन के केस बहुत हिट लिस्ट है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी 4 साल पहले उठा लिया, पैसा दिया इस साल, तो ट्रांसफर तो 4 साल पहले हुआ, एवरीथिंग इज कमिंग। तो आपके दिमाग में हमेशा याद रहेगा 23-24 में ट्रांसफर करेंगे, 23-24 का इंडेक्स लेना है, बट वो 4-5 जगह बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। ओके, तो ये इंडेक्सेशन, अगर कोई शेयर्स वगैरह पे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे किए हो, अकाउंट्स में कॉस्ट में प्लस होता है, बट टैक्स में कॉस्ट में प्लस भी नहीं होएगा, और जब सेल करेंगे तो वो माइनस भी नहीं होगा। इंडेक्सेशन हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, बट 2 जगह ध्यान रखना, आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है, एक स्लम सेल पे, किस पे, स्लम सेल मिलेगा अभी थोड़ा देर बाद, और दूसरा 112A में जो कैपिटल गेन होगा LTCG उस पे नहीं मिलेगा, और बॉन्ड्स डिवेंचर्स पे भी नहीं मिलेगा आपको, बॉन्ड्स डिवेंचर्स पे भी नहीं मिलेगा, और फिरंगियों को, फिरंगी ने कोई शेयर्स डिवेंचर्स खरीदा है इंडिया पे, उस पे भी नहीं मिलेगा। तो ये चारों के चारों पॉइंट्स, ये चारों के चारों पॉइंट्स हम लोग को मिलने वाला है, अभी कुछ ही देर में मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। तो एक बार बताना कब कब इंडेक्सेशन नहीं देंगे, कब कब इंडेक्सेशन नहीं देंगे, स्लम सेल 112A वाला, LTCG, बॉन्ड्स डिवेंचर्स पे, और फिर फिरंगी लोगों को शेयर्स डिवेंचर्स पे। बॉन्ड्स डिवेंचर्स पे एक जेम्स बॉन्ड होता है, जेम्स बॉन्ड कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स को बोलते हैं, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड है या सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड है, तो उस केस में क्या मिलेगा, इंडेक्सेशन, क्योंकि ये लोग कौन सा बॉन्ड है, जेम्स बॉन्ड, ठीक है। थोड़ा देर पहले हमने कहा था यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, यूलिप आपका कैपिटल एसेट है कि नहीं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 से ही आया है, 1 फरवरी से। तो यूलिप इसके पहले जब इशू हुआ था तो वो कैपिटल एसेट्स नहीं था, कैपिटल गेन नहीं होता था, बट 1 फरवरी 2021 या उसके बाद यूलिप इशू हुआ है, और जिसका प्रीमियम या टोटल प्रीमियम, एक से ज़्यादा पॉलिसी है, 2.5 लाख से ज़्यादा हो गया, तो यूलिप भी कैपिटल एसेट है, यूलिप भी कैपिटल एसेट है, और इसकी पैसे मिलेंगे तो वो CG में टैक्सेबल होगा, पैसे मिलेंगे तो CG में टैक्सेबल होगा। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो अदर सोर्स में पढ़ेंगे आप लोग अच्छी तरह से, या सिंपल सा बात है, आपको जो पैसा मिला और लेस जो आपने पे किया वो कैपिटल गेन पे आएगा, बट आप लोग MCQ के लिए ध्यान रखना, यूलिप कैपिटल एसेट है कि नहीं, यस, 1 फरवरी 21 या उसके बाद इशू किया एनुअल प्रीमियम, या एक से ज़्यादा पॉलिसी लिया, सबका एग्रीगेट 1 साल का प्रीमियम 2.5 लाख से ज़्यादा हुआ तो ही है, 1 फरवरी 21 के पहले इशू हुआ 5 लाख भी प्रीमियम है तो उससे कोई मतलब नहीं है। और ये अमेंडमेंट आया था बेटा, इसको अच्छा से पढ़ना है। सोना घर पे रखने से चोरी हो जाता है, तो गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख लो, गोल्ड को EGR बना दो, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट, या जब गोल्ड चाहिए तो EGR से गोल्ड ले लो। तो ये कन्वर्सन गोल्ड टू EGR, EGR टू गोल्ड, ये ट्रांसफर के मीनिंग पे नहीं है, नो CG, ट्रांसफर के मीनिंग पे नहीं है, नो CG। जब आप EGR को बेचेंगे
EGR को बेचेंगे तब कैपिटल गेन होगा। तो EGR तो गोल्ड से बना है, तो EGR का कॉस्ट क्या होगा? गोल्ड का कॉस्ट ही EGR का कॉस्ट होगा। पोहा में भी गोल्ड का पोहा और EGR का पोहा दोनों आएगा। पोहा EGR का पोहा में क्या होगा? गोल्ड का भी और EGR का भी। एंड कॉस्ट ऑफ गोल्ड, जिस गोल्ड को आपने EGR में किया, या आपने पहले इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गोल्ड था, आपने उसको फिजिकल फॉर्म में ले लिया, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक टू फिजिकल भी कन्वर्ट करेगा, तो नो ट्रांसफर नो CG। अब गोल्ड का कॉस्ट, गोल्ड का पोहा जो EGR का रहेगा। क्लियर? आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे। ये बहुत एडवांस कंसेप्ट है, नहीं आना चाहिए, बट फिर भी पढ़ के रखना है आपने। क्लियर है बेटा? नंबर ऑफ पेजेस पे मत जाना, पेजेस मैंने बहुत लिखा है, मतलब स्पेसियस दिया है कि आप लोग को पढ़ने में आसानी रहे, लेकिन ठीक है, तो ऐसा मत बोल रहे इतना पेज का मैथ है। ओरिजिनली ये 12-13 पेजेस का मैथ था। मैं सोचा कि मेरे बच्चों को ना आँख में प्रेशर ना आए, तो अच्छा से दूर दूर पढ़े, तो दिमाग पे प्रेशर आ रहा है। बोलो भाई। यस सर, उसको दिमाग पे प्रेशर आ रहा है। यू सेड यस सर। ओके, नाउ पूरा CG में कहानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का है, पोहा का है। तो एक चार्ट आपको दिखेगा, जितने सारे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पोहा का इशूज है सब एक साथ दिखेगा। तो ये ध्यान देखना, इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? अगर आपने खरीदा है तो एक्चुअल कॉस्ट ही क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेल्फ जनरेटेड है, सेल्फ जनरेटेड होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? निल। बट ध्यान रखना, अगर इंटेंजिबल एसेट्स 1/4/2001 के पहले खरीदा है आपने, तो रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन अलाउड नहीं है। जैसे लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड, शेयर्स 1/4/2001 के पहले खरीदा तो कॉस्ट या FMB विचएवर इज हायर। बट इंटेंजिबल एसेट्स में ये अच्छा पॉइंट है, इसका पोहा में कोई ऐसा इश्यूज नहीं है, जब से खरीदा जब तक बेचा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये तो आपको याद ही होगा। कोई भी एसेट्स को 1/4/2001 के पहले खरीदा तो कॉस्ट क्या ले लेंगे? कॉस्ट या FMB एज ऑन 1/4/2001 विचएवर इज हायर। बट ध्यान रखें, लैंड एंड बिल्डिंग के केस में बहुत शॉर्ट में लिख दिया, आप लोगों को समझ आ रहा है ना? लैंड एंड बिल्डिंग के केस में इट कैन नॉट एक्सीड SDB। राइट एंड टाइटलमेंट, आपको पता है कंपनी से राइट ऑफर आता है, तो राइट ऑफर का कॉस्ट है निल, और इसका पीरियड स्टार्ट होता है डेट ऑफ अलॉटमेंट नहीं करना, डेट ऑफ ऑफर। डेट ऑफ ऑफर ये हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स ही होगा। डेट ऑफ ऑफर, ये कॉपी पेस्ट में गड़बड़ हो गया। और राइट शेयर्स, राइट शेयर्स आपने खरीद लिया है तो इसका कॉस्ट क्या होगा बेटा? परचेज प्राइस, और फिर इसका डेट स्टार्ट होगा डेट ऑफ अलॉटमेंट से, डेट ऑफ अलॉटमेंट से। राइट शेयर्स, राइट शेयर्स। अगर राइट ऑफर अपने दोस्त को ट्रांसफर कर दिया ना, तो उसके लिए रिनाउंसी के लिए तो कॉस्ट में आएगा ऑफर का भी कॉस्ट प्लस शेयर्स का भी अभी मिल जाएगा। नेक्स्ट है बेटा बोनस शेयर, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान रखेंगे। बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स का कॉस्ट आपको तो पता ही है, बोनस शेयर्स फ्री में मिलता है, सो कॉस्ट इज निल। बोनस शेयर्स फ्री में मिलता है, कॉस्ट इज निल। या तो इसको अगर एलोटेड बिफोर 1/4/2001 है तो कॉस्ट तो निल ही है, बट आपके पास एक ऑप्शन है कॉस्ट और FMB एज ऑन 1/4/2001 विच इज हायर, तो आप 1/4/2001 का ही वैल्यू ले लेंगे, 1/4/2001 का FMB ले लेंगे। लेकिन बोनस शेयर्स 1/4/2001 के बाद अलॉट हुआ है तो आपका किस्मत डैश है, तो कॉस्ट 0 होगा। जब आप बेचेंगे पूरा का पूरा कैपिटल गेन हो जाएगा। बेटा अगर बोनस शेयर्स एलोटेड बिफोर 1 Feb 2018, आपको तो पता ही है 1 Feb 2018 से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स पे एग्जेम्प्ट होता था, वो क्या हो गया? टैक्सेबल हो गया। 1 लाख से ऊपर LTCG होगा 112A, 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 112A। तो बोनस शेयर्स को लेकर ना तीन टॉपिक मिल गया। फर्स्ट मिला 1/4/2001 के पहले है FMB कॉस्ट, 1/4/2001 के बाद है निल, लेकिन 1/4/2000 के बाद है 31 मार्च 18 तक मिला है। 18 के बाद मिला तो फिर से नील आ जाएगा, 18 के बाद मिला तो फिर से नील, लेकिन 18 के पहले मिला
तो 18 तक जो कैपिटल गेन एराइज हुआ है, उस पर एक्रूड हुआ, उस पर टैक्स नहीं मारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक प्रोविज़न बना दिया। अगर बोनस शेयर 2001 के बाद हुआ है लेकिन 31 जनवरी 18 तक हुआ है, तो हम लोग उस समय तक कुछ कैपिटल गेन होगा उस पर टैक्स नहीं मारेंगे, इसलिए उन्होंने कह दिया ऑन विच एसटीटी पेड। तो कॉस्ट क्या ले लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट देखेंगे, हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट देखेंगे, लोअर ऑफ एफएमबी और एक्चुअल सेल कंसीडरेशन। तो बोनस शेयर का कॉस्ट, बोनस शेयर नहीं नॉर्मल शेयर्स का भी कॉस्ट होगा। पहले हम लोग देखेंगे एफएमवी, कब का एफएमवी 31/1/18 और सेल प्राइस, इस दोनों में जो लोअर है, डन बेटा, और कॉस्ट देखेंगे, इस कॉस्ट में जो हायर है वही क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बोनस शेयर्स ही नहीं, और भी कोई शेयर्स जिस पे एसटीटी लगा है उसके लिए यही रूल है, क्योंकि वो 31 जनवरी 18 तक जो कैपिटल गेन हुआ है उस पर टैक्स नहीं मारना है। तो बाजू में लिख लेना बोनस शेयर्स एलोटेड बिफोर 1 Feb 18, बिफोर 1 Feb 18, बोनस शेयर्स एलोटेड बिफोर 1 Feb 18, बोनस शेयर्स एलोटेड बिफोर 1 Feb 18, एफएमबी ऑन 31 जनवरी 18, या सेल प्राइस में लोअर कॉस्ट से कंपेयर करेंगे, जो हायर होगा वो आपका कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस्ट में भी दो प्रॉब्लम है, 1 for 2001 के पहले हुआ तो एफएमबी, 1 for 2001 के बाद हुआ तो जीरो। तो कॉस्ट में भी देखो मैंने लिखा है एक्चुअल कॉस्ट कभी नील भी होता है, ई बोनस शेयर से एलोटेड ऑनर आफ्टर 1 for 2001, एफएमबी होगा अगर इफ इशूड बिफोर 1 for 2000। इज इट क्लियर? ये हिट लिस्ट है क्योंकि 112A इधर कवर होने वाला है, और इस पे इस बार आरटीपी एमटीपी में क्वेश्चंस भी है जो अपन करेंगे। ओके, सो शेयर्स के केस में बोनस शेयर्स का पोहा कब से स्टार्ट होगा, सारे शेयर्स का पोहा डेट ऑफ अलॉटमेंट से ही शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, राइट शेयर्स इन द हैंड्स ऑफ रिनाउंसी। इन द हैंड्स ऑफ रिनाउंसी का मतलब मेरे पास राइट ऑफर आया, मैंने नहीं खरीद के विनायक भाई को दे दिया, तो विनायक भाई के लिए कॉस्ट क्या होगा, पहले राइट्स के लिए जो मेरे को पैसा देंगे प्लस कंपनी को जो पैसा देंगे, आपका पोहा स्टार्ट हो जाएगा डेट ऑफ अलॉटमेंट। स्पेसिफाइड या स्वेट इक्विटी शेयर्स, आप पढ़े थे सैलरी में, आपके मालिक ने आपको कम दाम में शेयर्स दिया, तो एफएमबी माइनस कंसीडरेशन सैलरी हो गया था, और एफएमबी ही क्या बन जाएगा, कॉस्ट, और पोहा स्टार्ट होगा डेट ऑफ अलॉटमेंट से। फिर से आ गया बेटा वही 112A वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, इक्विटी शेयर्स जिसपे एसटीटी परचेज के समय भी दिया, ट्रांसफर के समय भी दिया। 112A आने वाला है बेटा, 112A मिलेगा आगे चलकर। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, इक्विटी शेयर्स खरीदते समय भी एसटीटी, बेचते समय भी एसटीटी, या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, बिजनेस ट्रस्ट जिसमें ट्रांसफर के समय एसटीटी, एक्वायर्ड बिफोर 1 Feb 2018, समझा, 1 Feb 2018, तो यही रूल लगेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी लोअर ऑफ एफएमबी, सेल प्राइस, और फिर हायर ऑफ कॉस्ट, फिर उसके बाद वही आपका कॉस्ट हो जाएगा सेम। ये वाला क्लियर है? यस। शेयर्स इन अ कंपनी बिकम्स ऑन एमलगेमेशन, आपके पास ना पुराने कंपनी में शेयर्स था, उसका एमलगेमेशन हो गया, नए कंपनी में शेयर्स मिल गया, नए कंपनी में शेयर्स मिल गया, तो उसका कॉस्ट, उसका पोहा पुराना कंपनी का ही रहेगा, पुराना कंपनी का कॉस्ट, और पोहा में पुराना कंपनी भी आएगा, नया कंपनी। तो कॉस्ट कौन सा कंपनी का ले लेंगे, पुराने कंपनी का, एंड पोहा में न्यू कंपनी, ओल्ड कंपनी, सबका आ जाएगा। क्लियर है? सेम डिमर्जर के केस में कोई कंपनी का डिमर्जर हो गया और आपको पुराने कंपनी में शेयर्स था, उससे रिजल्टिंग कंपनी में शेयर्स मिल गया, तो कॉस्ट भी किसका आएगा, पुराना का, और पोहा में भी दोनों का आएगा। क्लियर है बेटा ये? यस बेटा, ये जो शेयर्स 1 Feb 2018 के पहले
इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, बिजनेस ट्रस्ट, ये सब में कॉस्ट एफएमबी एज ऑन 31 जनवरी 2018 लेते हैं। तो उस एफएमबी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, स्टार मार्क करना। वो एफएमबी कैसे आप डिसाइड करेंगे 31 जनवरी का? इन केस वेयर कैपिटल एसेट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, अगर उस कंपनी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड था 31 जनवरी को, तो 31 जनवरी को अगर ट्रेडिंग हुआ सेल परचेज, तो हाईएस्ट प्राइस ले लेंगे। क्या ले लेंगे? हाईएस्ट प्राइस। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सबके लिए। अभी सितंबर वाले की लिस्ट में क्वेश्चन है, अभी हम लोग क्वेश्चन करने चलेंगे थोड़ी देर में आगे। तो हाईएस्ट प्राइस ले लेंगे। सर अगर ट्रेडिंग नहीं हुआ था, अगर अदरवाइज मतलब नो ट्रेडिंग ऑन 31 जनवरी, तो फिर हम लोग क्या लेंगे बेटा? हाईएस्ट प्राइस ऑफ प्रीसीडिंग डे। 31 जनवरी के पहले 30 जनवरी, 29 जनवरी, जब भी ट्रेडिंग हुआ था उसका क्या ले लेंगे? हाईएस्ट प्राइस। ये इंपॉर्टेंट पे रखिएगा आप सभी लोग। इन केस ऑफ कैपिटल एसेट इज अ यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, बिजनेस ट्रस्ट एंड नॉट लिस्टेड ऑन आरएसी, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं था, बाद में लिस्टेड हो गया स्टॉक एक्सचेंज पे, तो फिर हम लोग नेट एसेट वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे? नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट्स वैल्यू ले लेंगे। तो ये दोनों को इंपॉर्टेंट रखेंगे क्योंकि 112A इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड थ्रू गिफ्ट। कभी आप सुनेंगे विल इनहेरिटेंस पे प्रॉपर्टी मिलता है, हस्बैंड के डेथ होने के बाद वाइफ को प्रॉपर्टी मिलता है और वाइफ ने उसे बेच दिया, तो वाइफ के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, पति देव वाला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। बोलो भाई, पोहा में भी पति देव वाला भी हो जाएगा, इंडेक्सेशन में भी पति देव का ही मिलेगा, इंप्रूवमेंट दोनों का मिलेगा, लेकिन 1/4/2001 या उसके बाद होना पड़ेगा। और आप लोग पढ़ेंगे अदर सोर्सेज में, हम लोग आपस में गिफ्ट वगैरह करेंगे, तो आपने मेरे को गिफ्ट दे दिया तो मेरे लिए अदर सोर्सेज हो जाएगा और वो जिस वैल्यू पे हुआ वही मेरा कॉस्ट बन जाएगा। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ऑनर, प्रेजेंट ऑनर, कॉस्ट प्रीवियस ऑनर का, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों का लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा एडवांस मनी रिसीव्ड एंड फॉरफिटेड। एडवांस मनी रिसीव फॉरफिटेड 1 अप्रैल 2014, बहुत छोटा कर दिया, ठीक है? मेन बुक में भी ऐसा रख सकते क्या? मेन बुक पे, ओरिजिनल बुक पे नहीं, प्रेरणा में पढ़ के फिर आईसी में थोड़ा ना पढ़ना। ओके चलो कोई बात नहीं। 1/4/14 या उसके बाद पैसा मारा तो आप मारो, प्रीवियस ऑनर मारो, सबके लिए IFOS। 1/4/14 के पहले मारा तो कॉस्ट से माइनस, और 1/4/14 के पहले प्रीवियस ऑनर ने मारा तो नो ट्रीटमेंट, बस इतना ही। एडवांस मनी फॉरफिटेड ऑनर आफ्टर 1/4/14, करेंट ऑनर लिखना, करेंट ऑनर, प्रीवियस ऑनर फॉर ऑल IFOS, और बिफोर 1/4/14 मारा तो करेंट ऑनर मारा तो कॉस्ट से माइनस, और प्रीवियस ऑनर मारा तो भूल जाओ, नो ट्रीटमेंट। आगे बढ़े नेक्स्ट। अब हम लोग कैपिटल गेन कैलकुलेशन में 6-7 स्पेशल टॉपिक्स है पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन, फिर उसका सम करेंगे, फिर सीधी खत्म। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, आप लोग सुने होंगे इंश्योरेंस, कुछ प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। तो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे? आपको इंश्योरेंस पे जो पैसा मिला वही फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन, या एसेट्स मिला तो FMB ऑफ एसेट्स, FMB ऑफ एसेट्स। कौन सा साल में टैक्स लगेगा? जिस साल प्रॉपर्टी जला उस साल टैक्स लेने आएंगे, तो जो लेने आएंगे उसको भी जला देंगे। तो जिस साल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ उस साल टैक्स नहीं तो जो लेने आएगा उसको भी जला देंगे। तो जिस साल पैसा मिलेगा उस साल हमारी कलेजा को राहत मिलेगा, तो टैक्स उसी साल लेने आना जिस साल पैसा मिला। ट्रांसफर हो गया उस साल, लेकिन हिम्मत है किसी की? नहीं। तो जिस साल क्लेम मिला उस साल, और ट्रांसफर भी मानेंगे जिस साल डिस्ट्रक्शन हुआ, CI ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, बिल्डिंग में आग लग गया तो जिस साल आग लगा, लेकिन टैक्स मारेंगे
जिस साल पैसा मिला। तो सेल प्राइस क्या लेंगे, पैसा मिला तो पैसा, एसेट्स मिला तो एसेट्स का एफएमबी। कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड बना दिया, यानी अपने घर से सोना अपने दुकान पे रख दिया। डन। कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड बना दिया। डन। आपके पास बहुत सारा लैंड था, प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिए, तो कैपिटल एसेट आपका था, अब प्रॉपर्टी डीलर का बन गया तो स्टॉक इन ट्रेड। तो ये कन्वर्शन भी टैक्सेबल है, कन्वर्शन भी टैक्सेबल है। इट इज ट्रांसफर, इट इज ट्रांसफर। तो सर सेल प्राइस क्या होगा, हम अपने घर से सोना चांदी दुकान में रख दिए, एफएमबी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्सन शैल बी डीम्ड टू बी फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन। टैक्स कब लगेगा भैया, दुकान, घर से दुकान में सोना रखेंगे आप टैक्स मारोगे तो आपका सर फोड़ देंगे हम। जिस साल सोना को बेचेंगे दुकान से उस साल टैक्स मारना। सो किस साल टैक्सेबल होगा, प्रीवियस ईयर इन विच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड। अगर आपने 50% स्टॉक बेचा है तो सीजीबी टैक्सेबल हो जाएगा 50%। ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या होगा, जिस साल आपने सोना अपने घर से दुकान पे रखा तो उसी साल का ईयर ऑफ कन्वर्शन को ही क्या बोलेंगे, ईयर ऑफ ट्रांसफर। सपोज हमने 21-22 में अपने घर से सोना दुकान में रख दिया और बेचा है 23-24 में, भारत सरकार को टैक्स देंगे 23-24 में, बट सीआई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर लेंगे 21-22। और जिस दिन दुकान से माल बेचेंगे उस दिन पीजीबीपी भी होना चाहिए, बोलिए यस। तो कैसे निकालेंगे, सेल प्राइस माइनस एफएमबी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्सन। ओके, यहां पे एक हेडिंग मिस है, स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट बना दिया, स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्टेड, लिख लो, स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट, स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट, स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट। स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट बना दिया। अब ऐसे सोच लो, आपका फर्नीचर का दुकान है, फर्नीचर बेचने के लिए स्टॉक इन ट्रेड, आप उसे परचेज में दिखा दिए, अब उसी को अपने ऑफिस में यूज करने लगे तो अब तो डेप्रिसिएशन आएगा उस पर, तो पीजीबीपी वाले गुस्सा हो जाएंगे, उसको क्या मान लेंगे, पीजीबीपी। और एफएमबी जो रहेगा उस दिन का, उसी को पीजीबीपी के लिए क्या मान लेंगे, सेल प्राइस। एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एफएमबी क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सपोज किसी ने 50,000 का फर्नीचर, फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 का फर्नीचर को अपने बिजनेस में यूज करने लगा स्टॉक से निकाल कर, तो पीजीबीपी वाले बोलेंगे भैया 50,000 सेल प्राइस है और फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए 50 क्या बन जाएगा, कॉस्ट। तो पोहा फिर बाद में उसको बेचेंगे तो कन्वर्सन से हो जाएगा। नेक्स्ट कंपल्सरी एक्विजिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट आपका प्रॉपर्टी उठा लिया, गवर्नमेंट ने आपका प्रॉपर्टी 21-22 में एक्वायर कर लिया तो कैप ट्रांसफर हो गया 21-22 में, तो कैपिटल गेन एराइज होगा 21-22 में, बट सरकार को टैक्स देंगे जब पैसा मिला, कॉम्पेंसेशन पार्ट या फुल्ली। जब पहला इंस्टॉलमेंट मिला उसी साल सरकार को टैक्स देंगे और फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन होगा, कॉम्पेंसेशन डिक्लेयर्ड। नेक्स्ट, कभी कभी कॉम्पेंसेशन से आप खुश नहीं रहते, सरकार से आप एडिशनल कॉम्पेंसेशन मांगते हो, तो एडिशनल कॉम्पेंसेशन जब भी मिलेगा सब्जेक्ट टू लीगल एक्सपेंसेस आपके लिए क्या बन जाएगा, सीजी। और इंटरेस्ट, सरकार से पैसा लेट आने से इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज टैक्सेबल रेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आफ्टर 50% डिडक्शंस, आफ्टर 50% डिडक्शन। नेक्स्ट है बेटा जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट का मतलब होता है मेरा लैंड है और आप बिल्डर हो, हम लोग दोनों मिलकर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मैंने अपना लैंड आपको ट्रांसफर कर दिया और मेरे लैंड के अगेंस्ट आप प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करके प्रॉपर्टी में कुछ मेरे को शेयर्स दे दोगे और कुछ पैसा दे दोगे। तो मैंने जो आपको लैंड ट्रांसफर किया उसका कैपिटल गेन कब होगा, सेल प्राइस क्या मिलेगा, इसको लेकर इसे भी आप लोग इंपॉर्टेंट रखेंगे।
ये रियल लाइफ पे बहुत ट्रेंडी है, हर एक जगह देखते हो, लोगों के पास जमीन होता है, पैसा नहीं है तो बिल्डर्स के साथ मिलकर काम करते हैं। तो सबसे पहले सरकार ने बताया है ईयर ऑफ ट्रांसफर। सपोज मैंने 21-22 में आपको जमीन दे दिया तो ईयर ऑफ ट्रांसफर हो जाएगा 21-22। बट टैक्स कब लगेगा? जब लगेगा जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया। सपोज कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया 23-24 में, तो मैं सरकार को टैक्स दूंगा 23-24 में। 21-22 में तो मैंने जमीन दिया, मेरे को कुछ मिला क्या? घर था उसको भी आप तोड़ दिए, अब स्टेशन के बाजू में रह रहे हैं हम, और उसके बाद टैक्स लेने आएगो तो इधर ही डाल देंगे आपको, लेकिन कुछ मिला नहीं। मिलने दो, घर मिलने दो भाई। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा उस साल ही। और सेल प्राइस क्या होगा? मेरे को पैसा मिला है तो पैसा आ गया, और फ्लैट्स बिल्डिंग में शेयर मिलेगा तो SDV ऑन द कंप्लीशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल प्राइस होगा मेरे लैंड के लिए SDV प्लस कैश। और किस साल सरकार को टैक्स देंगे? जिस साल CC आया। और ट्रांसफर क्या लेंगे? बच के रहना, ईयर ऑफ ट्रांसफर। अगर प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है और मेरा इस बिल्डिंग पे 50% फ्लैट्स है, तो मैं अपना फ्लैट अगर बेचने लगा तो ये बेनिफिट नहीं होगा। तब जिस दिन मैंने लैंड ट्रांसफर किया था तभी टैक्स लग जाएगा। नेक्स्ट है बेटा कैपिटल गेन ऑन कन्वर्सन ऑफ डिवेंचर्स बॉन्ड्स इनटू शेयर्स। आपने बॉन्ड्स और डिवेंचर्स का कन्वर्शन पे शेयर्स मिला, तो फर्स्ट ध्यान रखना conversion of bonds debentures into share is no transfer, no capital gain। इंपॉर्टेंट है। अब मेरे पास डिवेंचर्स था, उससे शेयर्स और शेयर्स को सेल किया, तो यहाँ पे तो नो CG। जब शेयर को सेल करेंगे तो क्या होगा? CG। तो शेयर्स का कॉस्ट क्या लेंगे? डिवेंचर का कॉस्ट ही शेयर्स का कॉस्ट। On transfer of such shares, CG will arise cost of acquisition, cost of debentures so converted, and the shares का पोहा में debentures भी आ जाएगा और shares भी। Capital gain on transfer of sweat equity shares, sweat equity shares, sweat equity shares। तो sweat equity shares में FMB is the my cost और sale price is the sale price, तो CG आ गया। कैपिटल गेन ऑन बाईबैक ऑफ शेयर्स, शेयर्स के केस में एग्जेम्प्ट, नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। टिक मार्क करना इंपॉर्टेंट है, MCQs में डाल सकते हैं। बाईबैक ऑफ शेयर्स नॉट टैक्सेबल इन योर हैंड, इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। आपको टैक्स नहीं पे करना है। बट और सिक्योरिटीज रहेगा, और सिक्योरिटीज रहेगा तो CG एराइज होगा, जो पैसा मिला लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अदर देन शेयर्स का बाईबैक हुआ है, आपको पैसा मिला तो आप ही टैक्स देंगे। कैसे टैक्स देंगे? आपको जो पैसा मिला माइनस कॉस्ट। बेटा डीमेट अकाउंट वगैरह पे कोई शेयर्स रहता है, डीमेट अकाउंट पे उसको बेचेंगे तो कॉस्ट एंड पोहा फीफो मेथड से देखना। कौन सा मेथड से? जो पहले डीमेट अकाउंट पे आया था वही। और आपका स्टॉक ब्रोकर आपका शेयर्स बेचता है मोतीलाल ओसवाल, तो उनके हैंड्स में CG नहीं होगा, CG आपके एंड्स पे होगा। डन बेटा, डन। ये नॉन रेसिडेंट्स, ये जो फिरंगी इंडियन कंपनी का शेयर्स डिवेंचर्स बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये जो फिरंगी इंडियन कंपनी का शेयर्स डिवेंचर्स खरीदते, एक तो फिरंगी से प्यार नहीं, इंडेक्सेशन नॉट अलाउड, और CG कैलकुलेट करेंगे ओरिजिनल करेंसी में। सपोज US करेंसी आया था इंडिया में शेयर्स खरीदने के लिए, तो CG हम लोग कंप्यूट करेंगे US करेंसी में। कौन सा करेंसी में? बट टैक्स देना है इंडियन करेंसी में। CG को फिर कन्वर्ट कर देंगे कौन सा करेंसी में? इंडियन करेंसी। कौन सा रेट यूज करेंगे? ध्यान देना, CG बाइंग रेट से कन्वर्ट करेंगे। कौन सा रेट से? बाइंग रेट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्सपेंसेस, फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन, एवरेज रेट से। तो एकदम ध्यान देना, ये MCQs में फंस सकता है क्वेश्चन। ये फिरंगी लोगों का शेयर्स डिवेंचर्स का CG कैलकुलेट करते समय कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, एवरेज रेट। क्या? कौन सा रेट? एवरेज रेट। जिस दिन खरीदे उस दिन का एवरेज रेट से कॉस्ट को कन्वर्ट कर देंगे।
और जिस दिन बेचे हैं उस दिन का एवरेज रेट से सेल प्राइस को कन्वर्ट कर देंगे फॉरेन करेंसी में, और फिर जो सीजी आ जाएगा उसको बाइंग रेट से इंडियन करेंसी में। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को एवरेज रेट, डेट ऑफ परचेज, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, फुल वैल्यू ऑफ सेल का एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ सेल, तो यूएस करेंसी में आ गया। और फिर इंडियन करेंसी में कौन सा रेट यूज करेंगे, बाइंग रेट। और फिरंगियों को लॉन्ग टर्म होने से भी प्यार नहीं देना, किसका प्यार नहीं देना, इंडेक्सेशन का। और ये थोड़ा सा माइनर पॉइंट है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अदर देन कोटेड शेयर्स। अनलिस्टेड शेयर्स वगैरह बेचते हैं ना लोग, कम दाम में बेचता है, कम दाम दिखाता है, तो एफएमबी कोई सेल प्राइस मानेंगे इफ कंसिडरेशन इज लेस देन एफएमबी। और एफएमबी इन सर्टेन केसेस, कभी कभी आपको एसेट्स बेचने पे जो कंसिडरेशन मिला ना वो पता ही नहीं चलता है, तो एफएमबी शैल बी डीम टू बी फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन। आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, उसके लिए जो कुछ एसेट्स मिला उसका वैल्यू पता नहीं चल रहा है, तो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया उसका एफएमबी ही फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन। नेक्स्ट बेटा एक स्पेशल पॉइंट है, कैपिटल गेन ऑन लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी का लिक्विडेशन हो गया, तो पहले कंपनी के लिए देखिए, अगर कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया शेयर होल्डर्स को, नो सीजी। कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया शेयर होल्डर्स को, नो सीजी। और इफ कंपनी ने सेल कर दिया तो फिर सीजी अराइज हो जाएगा। कंपनी तो छोड़ो, पहले शेयर होल्डर्स के हैंड्स पे देखो, शेयर होल्डर्स के हैंड्स में कैपिटल गेन टैक्सेबल है। आप लोग शेयर होल्डर्स हो, मैं कंपनी हूँ, आपके कंपनी को मैंने डुबा दिया, लिक्विडेशन हो गया, फिर मैं आप लोगों को पैसा पे कर दूंगा, डन बेटा। तो आपको शेयर्स के अगेंस्ट पैसा मिलेगा, एसेट्स मिलेगा, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, सीजी। आपके लिए क्या हो जाएगा, सीजी। तो सेल प्राइस क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स रिसीव। आपको कंपनी ने पैसा दे दिया या कंपनी में लैंड था, लैंड दे दिया, तो लैंड का फेयर मार्केट वैल्यू एंड पैसा, लेस डीम डिविडेंड। डीम डिविडेंड इफ रिजर्व, अगर कंपनी में रिजर्व है, से कंपनी में 10 लाख रिजर्व है और आप 10% होल्ड करके रखते हो, तो हम लोग मान लेते हैं कि 10 लाख का 10% 1 लाख। जब कंपनी का लिक्विडेशन हो जाएगा तो आपको शेयर्स के भी पैसे मिलेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट, डीम्ड डिविडेंड। तो डिविडेंड तो बोला नहीं था उसने, डीम्ड डिविडेंड। तो जो भी आपको एफएमबी ऑफ एसेट्स मिला, कैश मिला, उससे क्या माइनस कर देंगे, डीम्ड डिविडेंड। अगर कंपनी के पास रिजर्व्स नहीं है तो फिर डिविडेंड का चक्कर ही नहीं आएगा, तो जो भी आपको मिला वही क्या मान लिया जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन। डीम डिविडेंड एरो मार देना इफ रिजर्व, इफ देर इज रिजर्व। यहाँ पे अपना पोहा कैलकुलेट करते समय हम लोगों ने पहले भी अभी थोड़ा देर पहले देखा था, फिर से देखेंगे। कंपनी का जब लिक्विडेशन हो उसके बाद का पीरियड काउंट नहीं करना है। पोहा ऑफ शेयर्स अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे रहता है बेटा। सपोज कंपनी का लिक्विडेशन हो गया 31 मार्च को और आप रिसीव कर रहे हो 30 जून को, तो 30 जून तक नहीं देखना है, कब तक देखना है, 31 मार्च तक। और सपोज आपको कंपनी से गोल्ड मिल गया, तो गोल्ड का एफएमबी सेल प्राइस हो गया, और फिर वही क्या बन जाएगा, कॉस्ट। क्या बन जाएगा, कॉस्ट। फिर वो गोल्ड को बेचेंगे तो कॉस्ट वही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, रियल एस्टेट ट्रांजेक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, सीएमए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप लैंड बिल्डिंग बेचते हो तो देखा जाता है कि आपने जो कंसिडरेशन दिखाया, और एसडीबी बहुत चोरी होता है इसलिए एसडीबी भी देखते हैं। अगर एसडीबी 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज़्यादा है, एसडीबी ग्रेटर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, तो एसडीबी को ही क्या मानेंगे, फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन। और अप टू 110% ऑफ कंसिडरेशन है, अप टू 110% ऑफ कंसिडरेशन है, तो कंसिडरेशन को ही क्या मानेंगे बेटा, फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन।
SDV 10 लाख, सेल प्राइस दिखा दिए 12 लाख, तो इमीडिएटली 110% कर लेना 11 लाख। तो आपने सेल प्राइस दिखा दिया 12 लाख, तो सेल प्राइस तो ज़्यादा ही हो गया। 110% ऑफ क्या हो गया? यस, SDV 10 लाख और सेलिंग प्राइस 12 लाख, तो सेलिंग प्राइस तो ज़्यादा ही है ना, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो देखने का ज़रूरत नहीं है। और 110% ऑफ सेलिंग प्राइस भी कर लेंगे, 12 लाख का 110%, 13.2 लाख। अगर SDV 13.2 लाख से ज़्यादा हो जाता है, SDV को क्या मान लेंगे? सेल प्राइस मिलेगा क्वेश्चन इस पे। तो ये ध्यान रखना, SDV एक्सीड्स 110% ऑफ कंसिडरेशन, तो SDV और अप टू 110% रहेगा तो कंसिडरेशन ही। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर एंट्री मारा टिंग टिंग टिंग, तो वैल्यू डिटरमाइंड बाय वैल्यूएशन ऑफिसर कैन नॉट एक्सीड SDV। और यहाँ पे जो अमन जो खरीदा था ना, अमन भी चोर है, खरीदने वाला भी चोर है, तो उनके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर SDV चेंज हो जाता है तो SDV ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट लेंगे, SDV चेंज हो जाता है तो कौन सा SDV लेंगे? ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। अगर कंसिडरेशन या पार्ट इज रिसीव ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट बाई स्पेसिफाइड मोड से, रिसीव बाई स्पेसिफाइड मोड से, कौन सा मोड से? स्पेसिफाइड मोड से अगर मिला है एग्रीमेंट के डेट पे कुछ भी कंसिडरेशन फुल्ली पार्टली, तो फिर हम लोग SDV का लेंगे। और जो परचेजर होगा उसके लिए क्या होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। स्लम सेल, स्लम सेल भी इंपॉर्टेंट है बेटा। स्लम सेल का मतलब होता है कि आपके कंपनी ने एक लमसम प्राइस पे, आपकी कंपनी ने एक लमसम प्राइस पे पूरा बिजनेस बेच दिया या डिवीज़न बेच दिया, डिपार्टमेंट बेच दिया, तो उसे कहते हैं स्लम सेल। स्लम सेल के केस में फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन हायर ऑफ FMB ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर या FMB ऑफ कंसिडरेशन रिसीव, जो हायर है, जो आपको जो पैसा मिला, आपको जो मिला उसका FMB और आपने जो दिया उसका FMB जो हायर है। इसमें कॉस्ट को लेकर थोड़ा सा चक्कर है और इंडेक्सेशन को लेकर चक्कर है, तो पहले इंडेक्सेशन बता देते। पोहा 36 मंथ से ज़्यादा रहेगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नो इंडेक्सेशन अभी पढ़े थे। और पोहा 36 मंथ तक रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या बोलेंगे? एसेट्स नहीं देखना है कब खरीदा, पूरा डिवीजन, पूरा बिजनेस को देखना है। 3 ईयर्स से ज़्यादा रखा है उसके बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म बट नो इंडेक्सेशन, और 3 ईयर्स तक तो शॉर्ट टर्म। तो बेटा CG कैसे कैलकुलेट होगा? फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए थोड़ा सा देखना है, नेट वर्थ ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नेट वर्थ ही होगा, यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जिस बिजनेस को आपने बेचा उसका एसेट्स का वैल्यू और उसका लायबिलिटीज। एसेट्स का क्या वैल्यू ले लेंगे बेटा? डेप्रिसिएबल एसेट्स रहेगा तो WDV एज पर इनकम टैक्स, और अदर एसेट्स लायबिलिटीज रहेगा तो क्या लेंगे? उसका बुक वैल्यू, बैलेंस शीट का वैल्यू। अगर कोई रिवैल्यूएशन हुआ है तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ले तो चोर लोग क्या करते हैं, अभी स्लम सेल करना वाला रिवैल्यूएशन के आसमान में ले जाएंगे, कॉस्ट आसमान को छुएगा, लॉस हो गया, टैक्स ही नहीं देंगे, डैश, ये नहीं चलेगा। तो कोई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है तो उसको वो वैल्यू को बढ़ा दिया तो हम लोग वैल्यू को धड़ाम से नीचे गिरा देंगे, डन। सो CG कैसे कैलकुलेट होगा? फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडर माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? नेटवर्थ। नेटवर्थ में क्या आएगा? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का कौन सा वैल्यू ले लेंगे? बुक वैल्यू। एसेट्स का डेप्रिसिएबल एसेट्स रहेगा तो IT का वैल्यू ले लेंगे,
इनकम टैक्स का वैल्यू, और अदर्स रहेगा तो इसका भी बुक वैल्यू। देन फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन में भी देखेंगे दो एफएमवी ऑफ गिवन, जो एसेट्स दिया उसका एफएमवी, और एफएमवी ऑफ रिसिप्ट, जो रिसीव मिला, जो मिला, दोनों में जो हायर है, दोनों में जो हायर है उसको ले लेंगे। क्लियर है? स्लम सेल। नेक्स्ट बेटा थ्योरेटिकल है। कभी कभी एसेसिंग ऑफिसर को लगता है कि जो वैल्यूएशन एफएमबी दिखा है वो गलत है, तो एसेसिंग ऑफिसर वैल्यूएशन ऑफिसर से वैल्यू करवाने बोल सकता है। इन केस वैल्यू ऑफ एसेट इज मेड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, एसेसिंग ऑफिसर को लगता है तो वैल्यू क्लेम इज एट वेरिएंस। एफएमबी होता है ना, चोर लोग, एफएमबी जब सेल प्राइस को लेना है तो एफएमबी को कम करा देते, एफएमबी कॉस्ट को लेना है तो बढ़ा देते, तो फिर वो ऑफिसर को लगेगा कि कुछ गोलमाल है भाई, गोलमाल है, तो बोलेगा वैल्यूएशन ऑफिसर से वैल्यू करवा। या एनी अदर केस में एसेसिंग ऑफिसर को लगता है एफएमबी एक्सीड्स वैल्यू ऑफ एसेट्स बाय मोर देन वैल्यू ऑफ एसेट्स 15% ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स से ज़्यादा, दैट इज एफएमवी माइनस वैल्यू, जो डिफरेंस आया है वो ग्रेटर देन 15% ऑफ वैल्यू और 25,000, जो वैल्यू आपने दिखाया उसका 15% से ज़्यादा। एफएमवी 15% से ज़्यादा मतलब एफएमवी एक्सीड्स मतलब माइनस वैल्यू ऑफ एसेट क्लेम, एफएमवी माइनस वैल्यू डिफरेंस ग्रेटर देन 15% ऑफ वैल्यू और 25,000, तो वैल्यूएशन ऑफिसर से वैल्यू करवाने बोल सकता है। बेटा रिवर्स मॉर्टगेज नाम सुना होगा, सीनियर सिटीजन कोई नहीं है, बेटी न्यू मॉम न्यू पॉप के पास और बेटा शादी विवाह करके अपने फैमिली में मस्त, तो सीनियर सिटीजन के पास कुछ नहीं है तो अपना घर के अगेंस्ट बैंक वगैरह से लोन ले लेगा, तो अपना घर ट्रांसफ़र कर दिया, नो ट्रांसफ़र नो सीजी, और जो कोई पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट मिलेगा वो भी क्या है बेटा एग्जेम्प्ट, और ये ट्रांसफ़र किया वो भी टैक्सेबल नहीं है। हाँ, जब उस प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा, बैंक वगैरह बेचेगा, तब कैपिटल गेन अराइज होगा। तो रिवर्स मॉर्टगेज पे कोई इंस्टॉलमेंट पैसा मिला नॉट टैक्सेबल, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुआ तो भी नॉट टैक्सेबल। और ट्रांसफ़र का मीनिंग तो आप लोग समझ ही जाएंगे, सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, कंपल्सरी इक्वेशन, कन्वर्शन। हाँ, पॉइंट नंबर ये वाला थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा से देखना। पार्ट परफॉर्मेंस, यानी अभी मार्च का महीना चल रहा है, मैंने अपना प्रॉपर्टी विनायक को बेच दिया और अभी रजिस्ट्रेशन अप्रैल में हुआ है, नेक्स्ट ईयर हुआ है, ये अकाउंट्स में भी काम में आएगा, और मैंने अपना प्रॉपर्टी का चाबी दे दिया, पैसा ले लिया, पोजीशन दे दिया मार्च में, बट रजिस्ट्रेशन हुआ कब? अप्रैल में, तो अकाउंट्स में, टैक्स में, सब जगह मार्च में ही ट्रांसफ़र मान लेंगे और मेरे हैंड्स में कैपिटल गेन हो जाएगा, मैं अपने बैलेंस शीट से एसेट हटा दूंगा और ये अपने बैलेंस शीट में एसेट डाल देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, ट्रांजेक्शन्स नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफ़र, बेटा सीजी होने के लिए ट्रांसफ़र होना चाहिए, तो कभी कभी ट्रांसफ़र हो गया है फिर भी वो ट्रांसफ़र नहीं है, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। सबसे पहले तो आप स्लम सेल देखे थे, रिवर्स मॉर्टगेज देखे थे, अंडरलाइन कर देना। फिर अभी देखे थे कन्वर्सन ऑफ बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स, फिर अभी अभी देखे थे गोल्ड टू ईजीआर, ईजीआर टू गोल्ड, देखे थे ना बेटा। फिर कन्वर्सन ऑफ बॉन्ड्स इनटू शेयर्स डिवेंचर्स, कन्वर्सन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, डन। और कोई वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, साइंटिफिक कलेक्शन, यूनिवर्सिटी पेंटिंग वगैरह, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स विनायक बाबा बेचेगा तो टैक्सेबल है, बट कोई म्यूजियम, नेशनल आर्ट गैलरी, कोई नोटिफाइड गवर्नमेंट जगह में दे देंगे तो नो ट्रांसफ़र, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी अभी देखे थे कंपनी ने लिक्विडेशन पे शेयर होल्डर्स को एसेट्स बांट दिया, नो ट्रांसफ़र नो सीजी। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्टीशन हो गया तो कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया तो ट्रांसफ़र हो गया बट नो सीजी। बेटा शेयर्स डिवेंचर्स के केस में कैपिटल गेन अनलिस्टेड शेयर्स रहेगा, अनलिस्टेड शेयर्स बेचेंगे
तो अनलिस्टेड शेयर्स के लिए 24 मंथ्स शॉर्ट टर्म, 24 मंथ से ज़्यादा लॉन्ग टर्म। तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू CG और टैक्स रेट नॉर्मल 5, 20, 30। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करेंगे तो सेल प्राइस माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20%। लिस्टेड शेयर्स में ही है बेटा। लिस्टेड शेयर्स अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है STT पेड तो 111A पे 15%, फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसेशन माइनस कॉस्ट। नो STT पेड तो नॉर्मल 5, 20, 30। STT पेड तो डिस्काउंटेड रेट, नो STT पेड तो नॉर्मल रेट, और सारा खेला तो इसी का है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन STT पेड ऑन परचेज और सेल दोनों समय शेयर्स में दिया तो 112A में कवर हो जाएगा। टैक्सेबल होगा 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख विदाउट इंडेक्सेशन। कॉस्ट कैसे लेना है आपको पता ही है। और नो STT का अब आपको देखने का जरूरत ही नहीं, अब तो ये सब सिस्टम धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है। आइए अब हम लोग एग्जेम्पशंस देखते हैं। एग्जेम्पशंस 54 बाड़ी टू बाड़ी मने आछे, बाड़ी टू बाड़ी। तो बाड़ी इंडिविजुअल्स हब को चाहिए तो ये बेनिफिट किसको देंगे, इंडिविजुअल्स हब को देंगे। और प्रॉपर्टी बेचेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना पड़ेगा, 2 साल से ज़्यादा रखना पड़ेगा। और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी क्या खरीदना है, 2 लाख तक का, 2 करोड़ तक का CG है तो 2 घर खरीद सकते हैं इंडिया में, दोनों का एग्जेम्पशन मिलेगा। और 2 करोड़ से ज़्यादा CG है तो 1 घर ही खरीद सकते हैं। और ये 2 घर खरीदने का ऑप्शन ओनली इन लाइफ टाइम। खरीदना है कब खरीद सकते हैं, -1 ईयर में भी खरीद सकते हैं, +2 ईयर्स में भी। और ताजमहल बना रहे तो 3 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। 3 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड। बट कंस्ट्रक्शन आप कभी भी स्टार्ट करो उससे कोई मतलब नहीं है, बट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 3 ईयर्स। एग्जेम्पशन इज अलाउड ई प्रॉपर्टी परचेज कंस्ट्रक्शन इन द नेम ऑफ स्पाउस। ये थोड़ा सा खेला खराब कर देगा। स्पाउस के नाम पे भी अगर घर खरीद रहे हो, बना रहे हो तो भी एग्जेम्पशन मिलेगा। एडिशनल फ्लोर भी बना रहे हो अपने पुराने घर पे तो भी एग्जेम्पशन मिलेगा। तो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन क्या होगा बेटा, अमाउंट यूटिलाइज और CG विच एवर इज लेस। और ये यूटिलाइज जो करना है ना वो रिटर्न भरने के डेट तक, रिटर्न भरने के डेट तक। रिटर्न भरने का डेट सपोज 31 जुलाई है, 31 अक्टूबर है, तो आपका 23, 24 में CG हुआ है, उसका पैसा का यूटिलाइजेशन 31 जुलाई 31 अक्टूबर तक कर लो। नहीं करो तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर दो, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और फिर बाद में देखा जाएगा कि 3 साल तक पूरा यूज नहीं करोगे तो अनयूटिलाइज अमाउंट क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। और ध्यान रखना कि 3 साल के अंदर इस घर को बेचना नहीं, बेचेंगे तो नया घर का कॉस्ट को क्या कर देंगे, जितने एग्जेम्पशन लिए थे उससे माइनस कर देंगे, टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर, ओके। लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज बाय यू और योर फैमिली। इंडिविजुअल हफ ने कोई जमीन को एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज किया था एटलीस्ट 2 ईयर्स, उसको बेच दिया तो कैपिटल गेन होगा। उससे आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड 2 ईयर्स के अंदर खरीद लेना है। अर्बन एरिया में भी हो सकता है, रूरल एरिया में, कहीं भी खरीद सकते हो, बट खरीदने का 2 साल टाइम है तो वो रिटर्न भरने तक खरीद लो। अदरवाइज रिटर्न भरने तक खरीद लो, अदरवाइज स्कीम में जमा कर दो, स्कीम में जमा कर दे। 2 ईयर्स नहीं बेटा, 3 ईयर्स लगा देना ऊपर। और 2 ईयर्स में यूज नहीं करेंगे तो फिर अनयूटिलाइज अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन सेम एज 54, 2 साल के अंदर यूज करना है, यूज नहीं करेंगे तो अनयूटिलाइज अमाउंट टैक्सेबल। और नया प्रॉपर्टी को 3 साल के अंदर बेचना मत, और बेचेंगे तो कॉस्ट से माइनस कर देंगे। एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में है तो नॉट अ कैपिटल एसेट्स, नो कैपिटल गेन। अर्बन एरिया में है तो कैपिटल एसेट्स, कैपिटल गेन विल अराइज। बट गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया तो ये एग्जेम्प्ट है।
गवर्नमेंट ने अर्बन लैंड को एक्वायर कर लिया, एग्रीकल्चर लैंड को, तो क्या है बेटा, एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट बेटा एग्जेम्पशन 54D, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। आपके इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग जिस पे आपने 2 साल तक काम किया था, गवर्नमेंट छीन लिया, तो कैपिटल गेन एराइज होगा। डन। तो आपको क्या करना है, सीजी कब टैक्सेबल होगा, जब छीना तब, न जब पैसा मिलेगा तब। जब पैसा मिलेगा उसके 3 साल के अंदर, 3 इयर्स, अंडरलाइन 3 ईयर तक इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर कर लेना है आपको। एग्जेम्पशन सब किसके तरह, 54 के तरह। नेक्स्ट 54EC, 54EC ये सबको मिलेगा। क्या बेचना है आपको, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग। किसी को भी LTCG हुआ है लैंड या बिल्डिंग बेचकर, क्या बेचकर, लैंड और बिल्डिंग बेचकर, और उन्होंने 6 मंथ्स के अंदर इस लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में लगा दिया है। लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड बॉन्ड NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। लास्ट 2 नया है, NHAI RECL पुराना है, तो लास्ट 2 पे ध्यान रखना। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे का बॉन्ड्स में लगा दिया, जो 5 साल के अंदर रिडीमेबल नहीं है। कितना साल के अंदर, तो फिर आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, बट मैक्सिमम कितना लाख, 50 लाख। और इसको 5 साल के अंदर अगर कुछ कर दिए तो फिर जितना एग्जेम्पशन मिला था वो टैक्सेबल। 54F, 54F के पहले 54 याद कीजिए। 54 उनके लिए था बाड़ी टू बाड़ी, और 54F उनके लिए है जिनके पास बाड़ी नहीं है, सब कुछ है, अदर देन लैंड बिल्डिंग ट्रांसफर करते हैं। यह एक पुश्तैनी खानदानी घर है जिसको दादाजी बेचने नहीं देंगे, वो भी चलेगा। तो आपने लैंड बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कुछ भी बेचो अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, लाइक गोल्ड बेच दो, उससे एक ही घर खरीद सकते हो, एक ही घर, परचेज 1 हाउस। 54 में क्या था, आपको जितना घर खरीदना है खरीद लो। एग्जेम्पशन 2 करोड़ से ज़्यादा है तो एक घर का, 2 करोड़ तक है तो 2 घर का। 54 में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, एग्जेम्पशन एक घर का मिलेगा, 2 घर का। यहाँ पे तो एक घर से ज़्यादा खरीद ही नहीं सकते हो, आपको एग्जेम्पशन ही दे रहे हैं, बिना घर वाले को घर बना रहे, तो आप 100 घर खरीद लेंगे क्या, नहीं देंगे। एक ही घर खरीद सकता है -1 ईयर पे या +2 ईयर्स पे। ताजमहल बनाना है तो 3 साल के अंदर बना सकते हो। और शुड नॉट आइदर परचेज विद इन 2 ईयर्स तक, और घर खरीदना मत, 3 ईयर्स तक और नहीं घर खरीदना। 1 ओल्ड हाउस चलेगा, 1 ओल्ड हाउस अलाउड। डन। और अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन जरा हटके है। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन तो देखना बेटा, अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन स्कीम ग्रेटर देन इक्वल टू नेट कंसिडरेशन, अगर आपने नेट कंसिडरेशन पूरा लगा दिया तो एग्जेम्पशन भी आपको पूरा मिलेगा। अगर नेट कंसिडरेशन से कम पैसा लगाया है तो प्रोपोर्शनेट मिलेगा। प्रोपोर्शनेट मतलब कैपिटल गेन बाय नेट कंसिडरेशन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड। आपके प्रॉपर्टी का सेल प्राइस 51 है, कॉस्ट है 20, सेल प्राइस 51 है, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 1 है, तो नेट कंसिडरेशन कितना हुआ 50, और आपके कॉस्ट 20 है, LTCG कितना 30। तो आपको 30 रुपीज़ का एग्जेम्पशन पाने के लिए 50 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर पूरे 50 लाख या उससे ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए तो पूरा 30 लाख का एग्जेम्पशन, और 50 लाख से कम किए तो प्रोपोर्शनेटली। तो प्रोपोर्शनेटली कैसे होगा, CG बाई नेट कंसिडरेशन इनटू इन्वेस्टमेंट। और अनयूटिलाइज अमाउंट 3 साल के अंदर रहेगा तो वो भी टैक्सेबल, सेम रेशियो में CG बाई नेट कंसिडरेशन इनटू अनयूटिलाइज अमाउंट। ध्यान रखना 3 साल के अंदर नया घर खरीदना मत, 2 साल के अंदर और घर, 3 साल के अंदर वो नया घर बेचना मत,
2 साल के अंदर नया घर और हाउस 2 आपकी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमको गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो CG डायरेक्ट टैक्सेबल, डायरेक्ट टैक्सेबल। इसके पहले जो था ना 54, 54B, 54D में कॉस्ट से माइनस कर देते थे, यहाँ पे कॉस्ट से माइनस नहीं, डायरेक्ट टैक्सेबल। इसके साथ ही ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 मिनट पे CG कंप्लीट किया, बट CG मैं ऐसे कंप्लीट नहीं करूँगा, एटलीस्ट MTP RTP में जो क्वेश्चंस आया वो भी आपके साथ डिस्कस करने के बाद कंप्लीट करूँगा। MTP सितंबर 24, आज 1 सितंबर है, आपके सीनियर्स एग्जाम भी देने वाले हैं उनके लिए। Mr. Ashish entered into an agreement with Mr. Dhaval to sell residential house located नवी मुंबई 16 अगस्त को 80 लाख में। आशीष ने एक एग्रीमेंट किया धवल को प्रॉपर्टी बेचने के लिए 80 लाख में। सेल प्रोसीड्स 20% थ्रू अकाउंट पे ड्राफ्ट ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, अंडरलाइन कर दो। एग्रीमेंट के डेट पे अकाउंट पे ही से देगा, तो एग्रीमेंट का डेट का SDB को ही सेल प्राइस मानेंगे और 60% और बाकी का बैलेंस। मिस्टर धवल हैंडेड ओवर पोजीशन 15/12 को पोजीशन और रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड 14 जनवरी 24, सब इसी साल हो गया। ही पेड द सेल प्राइस एग्रीमेंट, वैल्यू डिटरमाइंड 16 अगस्त का 90 लाख, 14 जनवरी का 91 लाख 50। मिस्टर आशीष एक्वायर्ड प्रॉपर्टी 1/4/2001 में 20 लाख और एक सेल प्रोसीड्स लेके घर खरीद लिया। तो बाड़ी टू बाड़ी होएगे 6, पुराना बाड़ी बेच के। कंप्यूट इनकम एट द हेड CG के लिए पहले SDB, कौन सा SDB देखेंगे, रजिस्ट्रेशन का डेट तो क्या नहीं देखेंगे, 90 लाख है ना। तो देखो यहाँ पे देखो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन 80 लाख है, SDB कितना 90 लाख। इमीडिएटली 100% ऑफ कंसिडरेशन कर लेना, कर लिया, कितना बन गया 88। तो SDV एक्सीड्स ऑफ कंसिडरेशन, तो SDV सेल प्राइस, तो 90 लाख इज सेल प्राइस। नोट 2 में लिखा होगा कि एग्रीमेंट के बीच रजिस्ट्रेशन के बीच अगर चेंज हो जाता है तो एग्रीमेंट का डेट का लेना, क्लियर है। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 लाख में खरीदा था 2001-2 में, डिवाइडेड बाय 100 और इंटू 348। LTCG आ गया 20,40,000, 2 करोड़ से नीचे ही है, तो आपने घर खरीद लिया 15 लाख का, है ना, तो फिर एग्जेम्पशन मिल गया। LTCG 5,40,000, इजी समझा ये। आइए MTP सितंबर 24, डिटरमाइन कैपिटल गेन और लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स STT पेड परचेज सेल, तो अगर शॉर्ट टर्म होगा तो 111A, लॉन्ग टर्म होगा तो 112A। एंड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड STT पेड, तो 112A वही आ जाएगा। फॉर 24-25 टैक्स पेबल, और टैक्स पेबल भी चाहिए इन द फॉलोइंग केसेस एज्यूमिंग देयर आर ओनली ट्रांजेक्शंस 112A में। दिस SSCs, एक SSC है मिस्टर सगुन, परचेज 300 शेयर्स 20 मई 2017 में खरीद लिया, 31 जनवरी 18 के पहले खरीद लिया। कॉस्ट है बेटा 400। ही सोल्ड ऑल शेयर्स 31 मई को बेच दिया 1200 में। द प्राइस एट विच शेयर्स वे ट्रेडेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 31 जनवरी को हाईएस्ट प्राइस क्या बेटा 700। तो कॉस्ट में बोले थे बेटा FMB देखेंगे 700, सेल प्राइस देखेंगे 1200, इसमें जो लोअर है, लोअर क्या है 700, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था 400, जो हायर है 700 इज द कॉस्ट, और बेचा कितना 1200 में, तो 1200 में बेचा 700 का माल इंटू 300 शेयर्स, वन लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, तो टैक्स कितना 50,000 पे 5,000, 50,000 कैपिटल गेन, टैक्स लगेगा 10%,
और वो CG भी लगा दिया 4%, सेस लगा दिया 4%। ऐसे मान लेते उनका इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, ज़्यादा ही नहीं तो फिर 2,50,000 तक तो टैक्स फ्री तो सक जाएंगे ये। और एक क्वेश्चन है मिस्टर राज, ये कोई और है, ऊपर कौन था, सगुन। 200 यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इक्विटी ओरिएंटेड फंड अगर वो लिस्टेड वगैरह ट्रेडिंग नहीं हुआ होगा तो फिर देखते हैं हम लोग NAV देखते हैं ना बेटा। 1 Feb 2017, अगर 31 जनवरी 18 के बाद खरीदता तो फिर तो इतना लोचा ही नहीं रहता ना। 550 में खरीदा, नॉट लिस्टेड एट द टाइम ऑफ परचेज, सब्सिक्वेंटली लिस्टेड ऑन 1/1/2018 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑल सोल्ड 3/4 को 900 में बेचा। डिटेल्स ऑफ कोटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NENAV, द डिटेल्स ऑफ प्राइस कोटेड इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो उस समय स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं था तो फिर हम लोग NAV देखते हैं, NAV देखते हैं ना बेटा। तो हाईएस्ट ये जनवरी का है और NAV कितना है बेटा, 800। In case units of RAC on FMB on 31, highest price of RAC 31, अगर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग नहीं हुआ है तो क्या ले लेते हैं बेटा, NAV, वेयर यूनिट्स आर अनलिस्टेड ऑन दैट डेट। अभी क्या था यहाँ पे, 31 जनवरी के 1 फेब के पहले हो गया है क्या, 1 जनवरी, तो 1 जनवरी होगा तो फिर हम लोग क्या देखेंगे, 750। ध्यान से देखना FMB of units on 31 January would be 750 हाईएस्ट, ठीक है ना। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन would be 750, समझ जाएगा अब तो। LTCG होगा 30,000 और 1 लाख से कम है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये इंस्टीट्यूट का 2 क्वेश्चन था आपके लिए, देन जो आपको CG में पढ़ना है। एक और क्वेश्चन ऐसे रखा है प्रैक्टिस के लिए, वो स्टडी मेट का ही क्वेश्चन है, कॉमन सेंस पे होता है, इसको भी ज़रूर से प्रैक्टिस कर लेना है आप लोगों को। ये पढ़ाया हुआ है क्लास का क्वेश्चन।